फ्रेंड्स, तिरछा सत्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर तहे दिल से एक बार पुनः मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा था कि मैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अंग्रेजी साहित्य के जो लेखक हैं उनसे संबंधित जो भी मैक्सिमम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए डेली सीरीज के रूप में। और इस तरीके से मैं अब तक आपको 2 वीडियो दे चुका हूं। जेफरी चौसर, जहां से हमारी अंग्रेजी साहित्य आरंभ होती है, अंग्रेजी लेखनी आरंभ होती है, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, वहां से मैंने स्टार्ट किया है और अब तक मैं इनसे संबंधित 2 वीडियो आपको दे चुका हूं। और आज मैंने लिखा है जेफरी चौसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसमें भी मैं आपको आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं अपने स्टूडेंट से थोड़ी सी 2 मिनट बात करना चाहता हूं। कई स्टूडेंट जो हैं, आज सुबह से मेरे पास फोन आया है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने आते हैं, थोड़े से परेशान मुझे दिखे क्योंकि आज 25 है और आज जूनियर सुपर टेट का जो नोटिफिकेशन था वो आने वाला था, लेकिन कोर्ट में ये मामला चला गया। मेरे कई स्टूडेंट्स ये बोले, सर अब ये भर्ती होगी या नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तैयारी कैसे करें ना करें, मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं जिसको डिस्करेज होना। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूं, पहले तो 1% डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भर्ती आपकी नियत समय पर ही होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें जिसमें यह केस गया है, तो उसका कारण यह है क्योंकि ये भर्ती जो आई है वो जो प्राथमिक स्कूल जैसे हमारे होते हैं गांव में वैसे स्कूल नहीं है, या जूनियर स्कूल जो गांव में होते हैं प्राथमिक और जूनियर वैसे स्कूल नहीं है, एडेड स्कूल्स है। ये जो भर्ती आपकी आई है ये आने वाली है, ये एडेड स्कूल्स के लिए आने वाली है। और अब तक एडेड स्कूल्स में क्या होता था, टीचर्स को जो कमेटी होती थी स्कूल्स की, एडेड स्कूल्स की, जो हमारे मैनेजर, सेक्रेटरी और जो पदासीन अधिकारी होते थे, पदासीन व्यक्ति होते थे, वो डायरेक्ट भर्ती कर लिया करते थे। तो अब उनसे ये अधिकार छीनकर सरकार ने अपने हाथ में ये अधिकार ले लिया कि भाई भर्ती जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, ना कि आप डायरेक्ट तरीके से ये भर्ती कर पाएंगे। अब इस कारण से बौखलाहट तो होगी, आप समझ सकते हैं जब कोई चीज डायरेक्ट होती है तो कैसे डायरेक्ट होती है, अंदाजा समझ गए ना। तो इसलिए ये लोग बौखलाहट में कहां गए हैं, कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, कोर्ट में जाने का सबका अधिकार है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1 तारीख लगी हुई है और 1 तारीख को ही आप समझ लीजिए पूरी संभावना है कि इसका निर्णय आ जाएगा और अगले दिन आपका नोटिफिकेशन आने की भी पूर्ण संभावना है। और मैं आपको बता दूं जितने दिन आपके बढ़ रहे हैं उतने दिन आपको तैयारी के लिए भी बढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल डिस्करेज ना हो, तैयारी जिस रफ्तार से आप कर रहे हैं उससे और दोगुनी रफ्तार से करिए, क्योंकि ये भर्ती अवश्य अवश्य और सिर्फ अवश्य होनी। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट our today's video, Geoffrey Chaucer most important questions part 3. The first question, the Canterbury Tales containing a prologue and, उसके बाद लिखा है डैश और फिर मैंने लिख दिया टेल्स, यानी कि कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें एक तो प्रोलोग है, जैसा हम सबने पढ़ा है प्रोलोग, जब हम एमए इंग्लिश करते हैं तो उसमें प्रोलोग आता है कैंटरबरी का। और कैंटरबरी टेल्स कहानी नहीं है कि क्या वो कहानियां थी, लेकिन प्रोलोग उसका सिलेबस में है। तो कैंटरबरी टेल्स कंटेनिंग ए प्रोलोग एंड उसके बाद डैश लगा है टेल्स, यानी कि कैंटरबरी टेल्स जो है उसमें एक प्रोलोग है और उसमें कहानियां हैं। तो सवाल ये है कि कितनी स्टोरीज उसमें है। द आंसर इज 24। कितनी स्टोरीज है साहब? 24 स्टोरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड चौसर रोट, चौसर साहब ने किस वर्ष में
एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम दिया था पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, FOWLS, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, FOWLS। तो ये बुक जो है वो आखिरकार चौसर साहब ने किस ईयर में लिखी? एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड चौसर रोट द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स? एंड द आंसर इज 1382, एंड द आंसर इज 1382। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, which ambitious poem of Chaucer is written in 1384? Which ambitious poem of Chaucer is written in 1384? यानी कि चौसर साहब की महत्वाकांक्षी कविता जो कि 1384 में 1384 में पब्लिश हुई, उसका नाम क्या है? तो आंसर है आपका द कैंटरबरी टेल्स। तो कब पब्लिश हुई कैंटरबरी टेल्स? 1384 में पब्लिश हुई। स्क्रीनशॉट में। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, विच पीरियड इज नोन फॉर द ब्लैक डेथ? चौसर साहब के पीरियड की जब हम बात करते हैं, चौसर साहब के लाइफ स्पान की बात करते हैं, तो उसमें एक समय ऐसा आया जिसको नाम दिया गया ब्लैक डेथ। क्या नाम दिया गया? ब्लैक डेथ। तो विच पीरियड इज नोन फॉर द ब्लैक डेथ? कौन सा पीरियड ऐसा है जिसको ब्लैक डेथ नाम दिया गया है? तो आंसर है 1348 टू 1349। कौन सा पीरियड है? 1348 से 1349, 1348 टू 1349। ये इंग्लैंड में एक ऐसा पीरियड था जिसको नाम दिया गया ब्लैक डेथ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन विच ईयर डज द पीसेंट्स revolt took place? In which year does the peasants revolt took place? यानी कि चौसर साहब के टाइम में ऐसा कौन सा ईयर था, वर्ष था, जब जो पीसेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने रिवोल्ट किया यानी कि विद्रोह किया। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, इन विच ईयर डज द पीसेंट्स रिवोल्ट टुक प्लेस? पीसेंट्स का रिवोल्ट जो था, विद्रोह जो था, वो हुआ, एंड द आंसर इज 1381, एंड द आंसर इज 1381। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पिलग्रिम्स आर इन कैंटरबरी टेल्स? जब हम चौसर साहब की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वाकांक्षी कलेक्शन को पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं, जिसको कैंटरबरी टेल्स के नाम से जाना गया, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पिलग्रिम्स आर इन कैंटरबरी टेल्स? कि कैंटरबरी टेल्स में जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनकी संख्या कितनी है? एंड द आंसर इज 29। आंसर क्या है साहब? 29। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन चौसर डाइड? चौसर की मृत्यु कब हुई? चौसर साहब की मृत्यु कब हुई? एंड द आंसर इज 1400। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहता हूं। चौसर साहब जो है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड में 14th सेंचुरी में आते हैं, और 14th सेंचुरी के समापन पर ही इनकी डेथ हो जाती है। कहने का तात्पर्य 1340 में चौसर साहब का जन्म होता है, और 1400 में चौसर साहब की डेथ हो जाती है। प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट लें। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इसी क्रम में है, टू whom these lines refer to? To whom these lines refer to? Embroidered was he, as it were a maid all full, to fresh flowers white and red। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स, कि अगर आपने चौसर साहब को पढ़ा है, क्योंकि चौसर साहब हमारे यहां एमए मास्टर्स जब हम करते हैं तब चलती है, और ये वैकेंसी जो है
वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो हो सकता है आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने चौसर साहब को ना पढ़ा हो। तो मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बताया कि चौसर साहब अंग्रेजी यानी इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लैंग्वेज के जनक कहे गए हैं, और उनसे पहले अंग्रेजी भाषा जो थी उसका कोई लिखित रूप नहीं था, सिर्फ बोलचाल की भाषा थी। तो चौसर साहब ने क्या किया, जो शब्द जिस आधार पर बोले जाते थे उस समय उनकी उन्होंने स्पेलिंग्स उसी प्रकार से बनाई है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर ने अभी ये क्या पढ़ दिया, समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने लिखा एम्ब्रॉयडर वॉज ही एज इट वर मेड, अब मैंने इसको बोल दिया ऑल फुल, जबकि स्पेलिंग मैंने लिखी है ALFUL। ठीक है ना। जबकि स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी, ए ऑल अलग ALL और फुल अलग ऑल फुल FULL। लेकिन ये चौसर साहब की स्पेलिंग है साहब, इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। फ्रेश की स्पेलिंग FRESH होती है, मैंने लिखी FRESHE। फ्लावर्स की स्पेलिंग होती है FLOWERS, मैंने लिखी FLOURES। व्हाइट की स्पेलिंग होती है WHITE, मैंने लिखी WHYTE। और उसके बाद रेड की स्पेलिंग मैंने होती है RED और मैंने लिखी REDE। तो कहने का मतलब ये है कि चौसर साहब की जो स्पेलिंग्स हैं वो आज के मॉडर्न टाइम की स्पेलिंग जो है उससे अलग हैं। हम लोग हो सकता है इसको ये कह सकते हैं कि गलत स्पेलिंग्स हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा उससे पहले अंग्रेजी भाषा का कोई लिखित रूप नहीं था, और चौसर साहब ने स्पेलिंग का रूप वही दिया जो उस समय की बोलचाल की भाषा में थी। तो इस कारण से ये स्पेलिंग ऐसी लिखी गई। चलिए खैर, एम्ब्रॉयडर वॉज ही एज इट वर मेड ऑल फुल टू फ्रेश फ्लावर्स व्हाइट एंड रेड। ये लाइन चौसर साहब ने किसके लिए लिखी, तो उनके 29 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर का नाम है द स्क्वायर, तो उसके लिए उन्होंने ये लाइन लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कैंटरबरी टेल्स which character is corrupt and greedy and does not care for religion or for his duties? In the Canterbury Tales, जब हम कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पूछा गया which character is corrupt and greedy and does not care for religion or for his duties, and the answer is the friar। आंसर क्या है साहब, द फ्रायर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ध्यान रखना साहब, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, कोई भी बता सकता है साहब, हेनरी फील्डिंग, लेकिन मेरा क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, यानी कि इंग्लिश नॉवेल का दादा किसको कहा जाता है, बाबा किसको कहा जाता है, ग्रैंडफादर किसको कहा जाता है, तो आंसर आपका होगा चौसर। किसको कहा जाता है साहब, जेफरी चौसर को कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जेफरी चौसर से कनेक्टेड मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं उस श्रृंखला में, उस सीरीज में, आज मैंने आपको तीसरा पार्ट, तीसरा वीडियो दिया है। आई होप आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और एक बार पुनः मैं अपने जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो, बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। बहुत जल्दी वैकेंसी आपकी आ जाएगी और आप ईश्वर का शुक्रिया करें, क्योंकि आपको जितने दिन बढ़ रहे हैं उतने दिन एक्स्ट्रा एग्जाम में देने को मिलेंगे और तैयारी करने का अधिक समय मिलेगा आपको। बस आप तैयारी पूर्ण हृदय से करते रहें, ऐसे ही मेरा साथ देते रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।